हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज करंट अफेयर का पहला डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी फ्री वर्ल्ड पे। आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। अगर आवाज़ कम हो, जैसा भी हो, तो आप हमें एक बार प्लीज़ बताइएगा। आज हमारी पहली क्लास है, ऑनलाइन में मेरी पहली क्लास है, तो अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूँगा कि आपको मेरी आवाज़, कंटेंट सब अच्छा लगे। और जो भी इश्यूज़ लगे प्लीज़ कमेंट पे। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार बता दें कमेंट पे प्लीज़। कुसुम, नेहा, प्रियंका, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। मुर्शिदा खान, आप लोग रेडी हैं क्या? आज पहला करंट अफेयर का सेशन है और जुडिशरी के हिसाब से हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट दें। बस कुछ लोग और जुड़े आए हैं, हम फिर 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को, क्लास को। कुसुम, मुर्शिदा, आवाज़ आ रही है आप सभी को मेरी? पर कमेंट पे प्लीज़ बता दें। चलिए ठीक है, कमेंट पे आ रहा है, ठीक है ठीक है। स्टार्ट करें क्लास या आप लोग क्या कहते हो, कुछ वेट करें कुछ सेकंड्स का? तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अनअकैडमी का बहुत एक्साइटिंग एक ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है। फ्री ट्रायल कैसा है कि जो भी अनअकैडमी की प्लस क्लासेस हैं उसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हो किसी भी एजुकेटर की। और याद रखना है आपको, ये वैलिड कब है? 2 से 4 अप्रैल तक। 2 से 4 अप्रैल कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2 अप्रैल को अगर आप एक्सेस करोगे या लॉग इन करोगे तो आपको 7 दिन मिलेंगे। 3 को करोगे 7 दिन मिलेंगे। 4 को करोगे तो 7 दिन मिलेंगे, ठीक है। पर अगर आप 6 को करोगे तो फिर आपको पूरे 7 दिन नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इतना अच्छा ऑफर है, मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑफर का यूज करें। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑफर है आप सभी को। एटलीस्ट अनअकैडमी में कैसे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उसको जानने के लिए मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ आप जो भी सब्सक्रिप्शन लो, मैं तो कोई भी कहीं भी आप जाते हो, किसी भी कोचिंग पे, किसी भी कॉलेज में, आपको एक बढ़िया सा डेमो लो और हर एक एजुकेटर की प्लस क्लासेस मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस ऑफर का जरूर फायदा उठाएं। 7 दिन का फ्री ट्रायल है और वैलिड फ्रॉम 2 to 4 अप्रैल, ठीक है। चलिए फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज के पेपर से, डिस्कशन से। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। वेट करिएगा थोड़ा, आज पहला दिन है इसलिए गलती के लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई गलती हो। चलिए गाइस, जिसका इंतजार था, आज वो क्लास अब हमारी स्टार्ट हो रही है। द हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी पेपर अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे द हिंदू। हो सकता है कुछ लोग पहले भी पढ़ रहे हों, बट आपको क्या याद रखना है सबसे पहले पेपर के लिए मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट कब से हो द हिंदू? सिंस 1878। ये चीज याद रखना आप। कभी भी एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार ये बता दीजिए, आवाज तो आ रही है ना मेरी सभी को? आवाज क्लियर है ना? एक बार कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। द हिंदू है आज का, आज तारीख है 3 अप्रैल 2024। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द हिंदू का स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है, कब से स्टार्ट हुआ? 1878। याद रखना, करंट अफेयर नहीं है बट एक स्टडी का अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? ईडी कैन समन एनीवन फॉर एनी इंफॉर्मेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब न्यूज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस समय कुछ ना कुछ, हर एक बॉडी को कुछ कमेंट्स पास कर रही है, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है ईडी।
ईडी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या नाम है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो हम ईडी के बारे में डिस्कस करते हैं। ईडी आपको याद रखनी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1956। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1956। किस नाम से हुआ था? इन्फोर्समेंट यूनिट। आपको क्या याद रखना है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका पहले नाम नहीं था, इसका पहले नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। कब से स्टैब्लिश हुआ? 1956। ईडी का काम क्या है? बेसिकली ईडी के काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉस को देखना। ठीक है, क्या काम है? मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉस को देखना। तो और नेक्स्ट आपको ये मैं बता दूं, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखना है, एग्जाम में ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ईडी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मैंने जब 2021 या 22 में ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम दिया था, उसमें कुछ फाइनेंस से रिलेटेड एक एग्जाम क्वेश्चन था, शायद एनजीटी के रिगार्डिंग था, कौन से एक्ट को डील कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? जैसे अगर आप एनजीटी को देखोगे, वो कई सारे एक्ट्स को टैकल करती है। अपने को उसमें ये याद रखना है कौन से एक्ट वो नहीं टैकल करती है। टैकल करने वालों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, नहीं टैकल करने वालों की लिस्ट लिमिटेड है। ऐसे ही अगर हम देखें, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किन किन केसेस में एक्ट, किन केसेस के अंतर्गत वो एक्ट करती है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब का एक्ट है? 1999। नेक्स्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और नेक्स्ट जो लेटेस्ट एक्ट हुआ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। तो आपको ये चीज याद रखना है कि ईडी इन 3 एक्ट के तहत मैटर्स को डील करती है। कौन कौन से एक बार एक्ट फिर से याद रखेंगे? फेमा है, शॉर्ट में याद रखिए, बड़ा नाम रखेंगे याद भूल जाएगा आपको। शॉर्ट में पहले याद रखिए फेमा, पीएमएलए एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है, ये वही एक्ट है जिसके तहत विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है। आप लोग हमेशा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश हमेशा ये न्यूज में रहता है। तो आपको चीज याद रखनी है, ईडी किन केसेस में डील करती है? फेमा, पीएमएलए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। लॉ वालों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन लॉ के भी लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट एक 2021 में अमेंडमेंट हुआ है जिसमें यह बोला गया है कि जो डायरेक्टर होंगे ईडी के, और सिर्फ ये ईडी के लिए नहीं था, ये सीबीआई के लिए भी था, कि उनका कार्यकाल पहले होता था टेन्योर 2 साल का, बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करा और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, जिसमें यह बोला गया कि इनका टेन्योर अप टू 5 ईयर बढ़ाया जा सकता है, पर एक साल करके। जैसे अभी 2 साल के लिए था, उसको 1 साल फिर एक्सटेंड किया, तो अप टू 5 ईयर किया जा सकता है। ये 2021 का अमेंडमेंट है, ये चीज याद रखनी है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखनी है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये किसी अंतर एक्ट के तहत नहीं बनी है। ये चीज आपको पता रहना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के तहत बनती हो, जिनके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट हो। अब जैसे आप अगर बहुत सारी वेबसाइट विजिट करोगे तो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये इन एक्ट्स में डील कर रही है, इन एक्ट्स के अंतर्गत काम कर रही है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों नहीं है? रीजन ये है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। ठीक है, ये इन एक्ट्स के अंतर्गत काम कर रही है, मतलब इन एक्ट से रिलेटेड अगर मैटर आएंगे तो ये बॉडी देखेगी, बट इस बॉडी के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। ऐसा ही सेम केस किस में अप्लाई होता है? अगर आपको याद हो, सीबीआई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार हम ईडी को रिवाइज करते हैं फिर से। पहले कब बनी? 1956। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, किन किन एक्ट्स में डील करती है? सबसे पहले आपको बोलना है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देन पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड थर्ड इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। ये 3 एक्ट्स में ईडी डील करती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज में। तो हम आगे मूव कर रहे हैं पेपर में, जो भी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा उसको ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक ये न्यूज है, व्हाई डिड सेंटर टर्न अ ब्लाइंड आई टू पतंजलि कोविड क्योर क्लेम आज सुप्रीम कोर्ट। अब ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऐसी चलती रहेगी, तो हमें ये चीज नहीं इतना नोटिस करना है। हमें ये याद रखना है कि इनका इशू ये था बाबा रामदेव का, कि आपको पता हो कि कोविड के टाइम पे एक इन्होंने दवाई बनाई थी कोरोनिल, अगर आपको अच्छे से याद हो, तो इन्होंने क्लेम किया कि ये पेनाकिया है, मतलब रामबाण है, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, इन्हें ये भी बोला था कि एलोपैथी मेडिसिन अच्छी नहीं है, उसको इन्हें क्रिटिसाइज काफी किया था निगेटिव वे में। तो इसी को लेके एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ
वर्डिक्स अभी आ रहे हैं, सुनवाई चल रही है, इसलिए धीरे धीरे, तो हमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं देखनी है, और क्या चल रहा है ऐसा हर चीज नहीं, जो एग्जाम रेलिवेंट है वही डिस्कस करें। ठीक है, चलिए 7, जस्ट अ मिनट, इसको मैं जूम कर देता हूँ। पेपर आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक चीज ये भी है, मुझे सॉरी, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि अगर आप किसी मनी को, ठीक है, जो ब्लैक मनी को, मतलब ब्लैक मनी को आप यूज कर रहे हो या ब्लैक मनी को सर्कुलेट कर रहे हो, ठीक है, ब्लैक मनी क्या होती है, जो कि आप किसी अनऑथराइज्ड वे पे अर्न की हुई हो, जिसकी आपने रिपोर्टिंग ना करी हो, या इसको आप गलत तरीके से कुछ हेर फेर कर रहे हो, वो होती है मनी लॉन्ड्रिंग। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। ये एक न्यूज है, इसमें ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसराइल। इसराइल आपको पता है कि इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास इसराइल, ठीक है, पैलेस्टीन का ग्रुप है हमास, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसराइल। ठीक है, तो इसराइल में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। आपको पता होनी चाहिए कि इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज वहां की क्या है, वहां हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ एक लोग स्लैंग में भी बोलते हैं, अरे हिब्रू भाषा में क्यों बोल रहे हो, ठीक है, तो ये हिब्रू वही भाषा है जो इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, उसकी कैपिटल है जेरूसलम, हिब्रू है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वहां की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। क्या है, नेसेट। ये आप जुडिशरी की एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, तो ये पूछने का बहुत चांस होता है कि वहां की पार्लियामेंट क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है, और लैंग्वेज क्या है। ठीक है, और अगर उसकी हम करेंसी की बात करें, उसकी करेंसी है न्यू सेकेल। सॉरी अगर मैं कोई गलत प्रोनाउंसिएशन करूं तो आप उसे समझ लेना, ठीक है, आपको वर्ड्स को समझने हैं। न्यू शेकेल स्पेलिंग है SHEKEL, ये वहां की करेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वहां की पीएम की बात करूं, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के पीएम है। ठीक है, क्या है पीएम, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के पीएम है, और प्रेसिडेंट है आइसाक हर्जोग। आइसाक हर्जोग। अब आप पूछ रहे होगे कि सर आप प्रेसिडेंट क्यों डिस्कस कर रहे हो, सबसे ज्यादा न्यूज में तो बेंजामिन नेतन्याहू होते हैं। अगर आपने अभी झारखंड जुडिशरी का एग्जाम का प्रीलिम्स फरवरी में शायद हुआ था, अगर आपने वो पेपर देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है यूक्रेन के। अब हमेशा न्यूज में वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, पर उन्हें फॉरेन मिनिस्टर पूछा, तो आपको ये चीज याद रखनी है, अपने को जो दो बड़े प्रीमियर होते हैं वो पता होनी चाहिए। आइसैक हर्जोग प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और इसराइल का जो फाउंडिंग ईयर माना जाता है, कब फाउंडेड हुआ ये है, आपको याद रखना है 14 मई 1948, 14 मई 1948। ठीक है, 14 में मतलब कह लो कि आप 2 महीने बाद अपना आने वाला है इनका फाउंडिंग डे। ठीक है, 14 में 1948, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसराइल को हम रिपीट करते हैं। इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। ठीक है, उसके अलावा वहां की पार्लियामेंट क्या है, नेसेट है। वहां की लैंग्वेज क्या है, हिब्रू है। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के पीएम है, और आइसेक हर्जोग उसके प्रेसिडेंट है, और फाउंडिंग ईयर क्या है, 1948। ठीक है, नेक्स्ट अपनी हम न्यूज में चलते हैं, स्क्रॉल करते हुए अपन चलते हैं। कोई भी आपकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, कुछ भी नहीं छूटेगी, इसलिए मैं पेपर वाइज लाइन से चल रहा हूँ, पेज बाय पेजेस, और जो भी न्यूज रहेगी वो डिस्कस करें। एक संजय सिंह का केस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेल मिल गई है, कई महीनों से जेल में थे, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ईडी है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपको। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ क्या आई है, जो आपने 2-3 महीने से न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो रेसलिंग फेडरेशन है काफ़ी न्यूज़ में है। आपने देखा होगा हमारे कई एथलीट हैं जो जंतर मंतर पे कई जगह जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे मतलब जो भी अपने जितने भी बड़े एथलीट हैं, ठीक है, चाहे बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, हर कोई प्रोटेस्ट में था। अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आपको ये याद रखना है, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1927। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1927। और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा बहुत आप इनको नाम से जानते होंगे, इनका पूरा नाम पिलू वेलकंडी टेके ऊषा। ठीक है, और ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसको प्रेजेंट में कौन हेड कर रहा है, पीटी ऊषा। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1927। बस हमारे एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक है, सेंटर अपोजिशन गेट लास्ट चांस रिस्पॉन्ड टू प्ली ऑन यूज ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए ये
इंडिया ये क्या न्यूज़ है इससे मतलब नहीं है, हमें याद रखना है कि इंडिया जो अलायंस का फुल फॉर्म हमें याद रखना है। जैसे आपको पता है एक अलायंस है एनडीए, उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक पहले था यूपीए, वो क्या था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ऐसे ही एक न्यूज में रहता है इंडिया अलायंस, आपने हमेशा सुना होगा इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। तो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एक बार फिर से बोलिए आप सब लोग, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इंडिया का हमें फुल फॉर्म याद रखना है। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और हम सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट चीजें डिस्कस करेंगे। पूरी न्यूज क्या है आपने देखो, हमने वो नहीं डिस्कस की। एग्जाम के लिए हमें ये पता होना चाहिए, फुल फॉर्म माइट भी किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नीचे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन, जो भी हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगी हम वही वही डिस्कस करेंगे, कोई फालतू की न्यूज नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप कई दिनों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, कच्चातीवू आइलैंड। कच्चातीवू आइलैंड बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे पिछले कई दिनों से, कच्चातीवू न्यूज में है। ये कच्चातीवू आइलैंड है क्या, ये आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है, और जो कहते हैं कि 1974 में एग्रीमेंट के थ्रू, इंदिरा गांधी हमारी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, जिन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू ये श्रीलंका को दे दी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कच्चातीवू आइलैंड किसको बिलोंग करता है या किस कंट्री का है, ऐसा रैंडम रहेगा, और ऑप्शंस में आपको रहेगा सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, जो भी रहेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कच्चातीवू श्रीलंका, कच्चातीवू श्रीलंका, आपको ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हाँ, एक बड़ी अच्छी सी न्यूज है, AIADMK। अब कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि वो लोग या तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या तो स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लेते हैं। आपने कई एग्जाम में ऐसा देखा होगा कि डायरेक्ट या तो ईयर पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, कैसी पार्टी है। तो सबसे पहले AIADMK का हम फुल फॉर्म देखते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कचगम। क्या है फुल फॉर्म, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कचगम। आपको अगर पूरा नाम नहीं भी याद रखे तो आपको क्या याद रखना है कि कुछ लास्ट की कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जिससे आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सको। तो आपको AIADMK का फुल फॉर्म अगर याद रहे तो अच्छा है, कोशिश करिएगा कि अगर आपको कुछ ऐसा ट्रिक बना के याद हो जाए कि आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, और ये 1972 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसको जो स्टैब्लिशमेंट करने वाले थे वो थे MG रामचंद्रन। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, MG रामचंद्रन जी ने इसको स्टैब्लिश किया है। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी की बात हुई है, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, और प्रेजेंट में कितनी नेशनल पार्टी है। ठीक है, तो नेशनल पार्टी को डिसाइड करने के लिए कोई भी पार्टी नेशनल होगी या नहीं, उसके 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, कितने क्राइटेरिया हैं, 3। पहला क्राइटेरिया क्या है, 2% सीट्स इन लोकसभा, 1 फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, मतलब 2% सीट 3 अलग अलग स्टेट से जीती हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया याद रखना, 2% सीट इन लोकसभा फ्रॉम 3 डिफरेंट। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 8 जनरल इलेक्शन टू लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, 6% वोट इन 4 स्टेट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट कि 6% वोट मिलने चाहिए 4 स्टेट्स में, प्लस 4 लोकसभा की सीट्स हो। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जनरल इलेक्शन हो, चाहे ये लोकसभा वाला हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें 6% वोट हो इन 4 स्टेट्स में मिले हो आपको, और 4 लोकसभा की सीट्स हो आपको। ठीक है, थर्ड और लास्ट इसका जो क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी डिसाइड करने का, रिकॉग्नाइज्ड ए स्टेट पार्टी इन 4 और मोर, मतलब 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, एक बार तीनों क्राइटेरिया फिर से जल्दी से डिस्कस करते हैं। 2% सीट हो लोकसभा में 3 डिफरेंट स्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी भी जनरल इलेक्शन में, लोकसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें 6% वोट हो 4 स्टेट में, प्लस 4 सीट्स हो लोकसभा। ठीक है, लास्ट क्या है कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड हो एज अ स्टेट पार्टी। ठीक है, अपने को एग्जाम के लिए एक चीज और क्या याद रखनी है, प्रेजेंट में भी 6 नेशनल पार्टी है। कितनी है, 6। तो अपने को क्या देखो, 6 है तो ये तो सबको याद रहता है कि एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अलावा जो कंफ्यूजन होगा हम सिर्फ उनको देखते हैं। आप कोई भी चीज याद करो तो वो चीज देखो जो कॉमन, उसको हटा दो, क्योंकि आपको वो बन जाएगी। अब जो आपको डाउट क्लियर, जहां पे डाउट आ रहा है वो चीजें आप देखो। तो आपको याद रखनी है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। आपको ऑप्शन में कैसे देगा, एक CPI दे देगा और दूसरा ऑप्शन CPIM दे देगा, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है CPIM वाली, ठीक है ना, M वाली, मार्क्सिस्ट वाली।
नेक्स्ट बीएसपी, ठीक है। एक है आम आदमी पार्टी, इसको अभी पिछले साल ही मिला है, तो आप ये चीज याद रखना, एक आम आदमी पार्टी। और लास्ट है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं। मेघालय में मेनली एग्जिस्ट है इसका, और पीए संगमा इसके फाउंडर थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो 6 पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, याद रहेगा आप लोग को सभी को। नेक्स्ट है आप है, बीएसपी है, सीपीआईएम है और नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमने इसको ब्रीफली डिस्कस कर लिया एक एआईडीएम के टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रहलाद जोशी नाउ बैंकिंग ऑन लिंगायत लीडर्स विद इन हिज पार्टी। हमें इस न्यूज से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है लिंगायत। लिंगायत अगर आप पेपर पढ़ोगे या पहले पढ़ते होगे तो आपने हमेशा देखा होगा लिंगायत हमेशा न्यूज में रहता है। तो लिंगायत क्या है? 12th सेंचुरी में बसवन्ना जी इसके फाउंडर थे, जिन्होंने फाउंड इसको किया था 12th सेंचुरी में, मेनली इन कर्नाटका, ठीक है। आपको याद रखना है कहां पे, कर्नाटका में 12th सेंचुरी में, और बसवन्ना इसके फाउंडर थे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि हमें लिंगायत के बारे में, कि ये सेवाइट्स होते हैं, शिव के फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 12 और जो लिंगायत वो लोग होते हैं जो बसवन्ना को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको जो स्टैब्लिशर थे इसके 12th सेंचुरी में बसवन्ना ने स्टैब्लिश किया था कर्नाटका। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके और ये सेवाइट्स थे, एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है। और इसके अलावा जो नायमार होते हैं, ठीक है, सेवाइट्स होते हैं, इनके बाद अलवर होते हैं, इनके बारे में जब हम अपना एक प्लस में या अपनी अनअकैडमी ऐप पे जब भी क्लासेस चलेंगी, लाइन से चलेंगी हिस्ट्री वगैरह, जो इसमें हम और डिटेल में डिस्कस, ठीक है। तो आपको अभी के लिए क्या याद रखना है, अगर लिंगायत पेपर में आए तो क्या याद रखना है कि 12th सेंचुरी में बसवन्ना जी ने स्टैब्लिश करा था कर्नाटका में, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना, और ये सेवाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी शिव के फॉलोवर होते हैं। चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। एक ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे है, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग चीजें डिस्कस। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे लॉ के हों या नॉन लॉ के हों, जो भी स्टूडेंट्स हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा एग्जाम में पूछा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पार्ट 15 और आर्टिकल 324 टू 329, यानी भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, जस्ट अ मिनट, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट में 3 मेंबर बॉडी है। कितनी है? 3 मेंबर बॉडी है, ये चीज आपको याद रखनी है। 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जस्ट पहले आपको मैंने क्या बताया था कि भाग 15 और आर्टिकल 324 टू 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है, ठीक है। प्रेजेंट में 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। पर याद रखिए कि ये चीज कि जब इनिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ कर, और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो संख्या है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस था अनूप बर्नवाल केस, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? केस का नाम अनूप बर्नवाल केस। अगर आप न्यूज़पेपर के साथ गो थ्रू हुए होंगे केस, उसमें यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया था कि जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करोगे, उसका एक कमेटी होगी जो रिकमेंड करेगी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट है ये चीज याद रखना है। अनूप बर्नवाल केस था 2023 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे, पीएम होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजेआई। बट गवर्नमेंट को ये चीज नहीं अच्छी लगी। गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नया एक्ट लाया, ठीक है, नया एक्ट लाया अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो उस एक्ट में इन्होंने ये कर दिया कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगी उसका मेंबर इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा के एक मिनिस्टर को रख लिया, यानी पीएम तो रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे, बट मिनिस्टर कोई रहेगा, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा हूं, जो नया एक्ट आया है उसमें
इसमें जो कमिटी है रिकमेंड करेगी नाम, वो है पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक मिनिस्टर। और प्रेजेंट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब बात करें रिमूवल की। जो रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल का पैटर्न है वही सेम टू सेम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट एक चीज आपको याद रखनी है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्शन कमिश्नर की, उनका जो रिमूवल है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे होता है। आप हमेशा इस पॉइंट पे फंसोगे, ये चीज याद रखना। आपको ये लगेगा कि हाँ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल भी सीईसी की तरह होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। बट एक चीज याद रखना है आपको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अगर रिमूवल होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह। बट जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनका रिमूवल होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो हमने ये चीजें डिस्कस करी पार्ट 15, पार्ट 15, आर्टिकल 324 टू 329, ये चीज याद रखना। और अनूप बर्नवाल केस था जिसमें सीजीआई ने ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजीआई होंगे कमेटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज में आगे चलते हैं हम। जैसे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, बट मैं ये डिस्कस करूंगा, ये हमास यहाँ पे न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये कुछ टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, और एग्जाम में कई बार पूछते हैं एस डी कॉलम में, अगर स्टेट पीस कर दो उसमें काफ़ी पूछा। तो याद रखना है, जैसे हमास जो है पैलेस्टीन में एग्जिस्ट कर, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीन में। और याद रखना कि जो हमास हैं उनको सपोर्ट किसका मिल रहा है, ईरान का मिल रहा है। ठीक है, और वैसे ही आप एक और ग्रुप है हाउदी, हाउदी रिबल्स, आपने खूब न्यूज में सुना होगा, हाउदी हाउदी। हाउदी कहाँ का ग्रुप है, यमन का है। ठीक है, तो 2 ग्रुप आप याद रखना, एक हाउदी कहाँ का है, यमन का है, और हमास कहाँ का है, पैलेस्टीन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, हमास पैलेस्टीन, हाउदी यमन। ठीक है, अब जैसे एक ये जीएसटी के रिगार्डिंग न्यूज़ है, तो जीएसटी के रिगार्डिंग हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये जानना है कि जीएसटी कैसे आया और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो आया है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आया है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होते हैं ना, खास करके अभी जो लेटेस्ट पिछले 2-4 साल 5 साल में न्यूज़ में, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हम उसके तो गो थ्रू हो लेते हैं। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जीएसटी का है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, ओबीसी के रिगार्डिंग, जिसमें से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। ठीक है, तो 101 जीएसटी, 102 ओबीसी कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 103 क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करता है। 103 क्या है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। 104 क्या है, एसटी एससी को रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया रिजर्वेशन में। अगर आपको पता हो कि एंग्लो इंडियंस के लिए भी रिजर्वेशन होता था, जो कि अब 104 संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, 105, वो भी ओबीसी से रिलेटेड है। अब आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, कहाँ पे, 102 भी ओबीसी से है, 105 भी, बट 102 जो है वो कमीशन की बात कर रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कर रहा है। ठीक है, बट जो 105 है उसमें क्या था कि स्टेट को वापस से पावर दी गई है कि किसी कौन सी कम्युनिटी ओबीसी में आएगी या नहीं आएगी, ये डिसाइड करने का पावर वापस से स्टेट को दे दिया गया। तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट है 106, जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें क्या हुआ है, महिलाओं को आरक्षण की बात की है, लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम में आप कैसे फंसोगे, ऑप्शन दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको याद रखना है राज्यसभा नहीं है, लोकसभा है, विधानसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की है, 3 जगह पे है। ठीक है, और ये 15 साल के लिए इनिशियली, याद रखना आपको, 15 साल के लिए इनिशियली। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो एक जीएसटी, 102 ओबीसी बट कमीशन वाला, एंड जस्ट अ मिनट, तो 101 जीएसटी है, 102 है ओबीसी कमीशन वाला, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 अपना क्या है, 104 है अपना एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन और एंग्लो इंडिया को हटा देना, एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन। 105 क्या है, ओबीसी है वो भी, बट उसमें किसी कम्युनिटी को डिसाइड करने का पावर वापस से स्टेट के पास आ गया। और 106 क्या है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन, कहाँ कहाँ पे, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये चीज हुआ हमारा संविधान संशोधन। टोटल रिप्रेजेंट में कितने संविधान संशोधन है, 106, याद रखना है आपको। और एक संशोधन का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आर्टिकल है 368। आर्टिकल क्या है, 368, 368 अनुच्छेद। उसमें क्या बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है। अमेंडमेंट याद रखिएगा 3 तरह से होता है।
अमेंडमेंट के 3 तरीके हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो 368 में है वो सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट की बात करता है, सिर्फ 2 तरह के संशोधन की बात करता है। कौन से 2 तरह के संशोधन है? या तो एक स्पेशल मेजोरिटी वाला और दूसरा क्या, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट। सिंपल मेजोरिटी 368 के अंतर्गत नहीं डिस्कस होती। तो आपको ये चीज याद रखना है, जो आर्टिकल 368 है उसमें सिर्फ 2 तरह के संशोधन की बात करता है, अमेंडमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आगे अपनी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। एक ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, CSIR न्यूज में है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है CSIR। ठीक है, तो CSIR क्या है, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर अगर हम देखें वो है 1942। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1942। आपको ये चीज याद रखनी है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, नहीं जो सबसे हायर अथॉरिटी है, जो सबसे हायर पोजीशन होती है, वो है प्राइम मिनिस्टर। ये आप चीज हमेशा गलत करो। ये हो सकता है आपको ये चीजें ना पता हो। ये हेड जो सीनियर हेडेड बाय या प्रेसिडेंट जो होते हैं CSIR के, वो होते हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, इसके जो फाउंडर थे वो थे वन ऑफ द फाउंडर, 2 फाउंडर थे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जिनका नाम भी सुना होगा, शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इनके नाम पे प्राइज भी एक दिया जाता था, क्या अवार्ड दिया जाता था। दूसरी चीज क्या है, UGC, आप लोग UGC नेट का हमेशा एग्जाम देते हैं, उसके जो पहले चेयरमैन थे वो अपने शांति स्वरूप भटनागर थे। तो आपको 3 चीजें एक टॉपिक से पता चल गई। पहला, CSIR का एस्टेब्लिशमेंट 1942, उसको उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसके वन ऑफ द फाउंडर इंपॉर्टेंट कौन से थे? शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम पे एक अवार्ड प्राइज भी दिया जाता था साइंस के फील्ड में। और ये शांति स्वरूप भटनागर UGC के पहले चेयरमैन थे। अब आप ये देखो, सिर्फ एक न्यूज थी ये, ठीक है, और उसमें से अपने को 3 न्यूज अलग पता चला। तो ये चीज आपको याद रखना, ये होता है एक, अगर आप खुद से शायद पढ़ो तो हो सकता है आप इतना डीप पे गो थ्रू नहीं कर पाओ, और ये डिस्कशन अगर आप देखोगे तो ये ऐसे आपको बेनिफिट मिलेंगे कि एक न्यूज से आपको 3 ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना जो भी है, ये पीपल आर लूजिंग कंट्रोल ओवर फोन। तो हमारे लिए ये न्यूज में नहीं है। हमारे लिए न्यूज में क्या है कि आप लोग को एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि आप बिना फोन के रह ही नहीं सकते हैं। उसको बीमारी को क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया। ये चीज आपको याद रखनी है। ये न्यूज डिस्कस करने के लिए बस मेरा एक ही विचार था कि आपको हम ये बता पाएं, एक बीमारी होती है नोमोफोबिया, जो मोस्ट ऑफ दी 80% लोगों को हो चुकी है, जो भी यूथ है, मुझे ऐसा लगता है, जो बिना फोन के रह ही नहीं सकते। तो ये चीज आपको याद रखिए, नोमोफोबिया किससे रिलेटेड है? जो फोन के बिना रह नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं आगे, वही न्यूज डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है एग्जाम में रेलेवेंट है, एग्जाम के हिसाब से हम वही चीजें डिस्कस करें। हाँ, ये आप देख रहे हो, मैंने आपको बोला ना, कच्चा तीवू इशू। कच्चा तीवू इशू आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली न्यूज में रहेगा, ठीक है। तो आपको अब डेली इसी चीज को नहीं देखनी है, ठीक है। मैं कल से एक नया इनिशिएटिव भी सोच रहा हूँ कि आपको कुछ कुछ एक, सबसे पहले आऊंगा तो एक मैप दिखाऊंगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, चीजें आपको याद होंगी, ठीक है, कि मैप में कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेशन है। मैं कोई एक जगह लूंगा और उसके मैप डिस्कस कर, तो आप ये चीज अभी याद रखो कि कच्चा तीवू इशू यहाँ पे भी है, और ये आइलैंड है, इंडिया श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। प्रेजेंट में ये किसके पास है? श्रीलंका के पास है, ठीक है। इंडिया ने उसको कब दे दिया, यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, 1974 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड RD बंडारा नाइके साइंड एग्रीमेंट डिफाइनिंग बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, प्लेसिंग कच्चा तीवू अंडर श्रीलंका कंट्रोल। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी ये श्रीलंका के कंट्रोल में है। और 1974 में हमारी जो मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने, उनका एग्रीमेंट उन्हें किया, जो उस टाइम के श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, और उनको ये हैंड ओवर एग्रीमेंट के थ्रू। ये चीज आपको याद रखनी। अब अगर अब श्रीलंका की बात हुई है तो सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। क्या नाम है पोर्ट का? हम्बनटोटा। आप हमेशा न्यूज में पढ़ोगे। आप अब मेरे साथ अगर डिस्कशन आपने स्टार्ट किया है, आप देखना, मैं आपको ये न्यूज़पेपर जब भी पढ़ाऊंगा, हम्बनटोटा डेली कुछ ना कुछ न्यूज में रहेगा। हो सकता है महीने 2 महीने में नाम आता रहेगा हम्बनटोटा। तो आपको याद रखना है, हम्बनटोटा क्या है? एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट। और ये किसके पास, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? श्रीलंका का पोर्ट है, ठीक है। तो चाइना को इसने लीज में दे दिया है श्रीलंका ने। तो आपको चीज याद रखनी है, हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ एग्जिस्ट है, कहाँ पे लाई कर रहा है? श्रीलंका पे, ठीक है। और चाइना को लीज में दे दिया है श्रीलंका, जो इंडिया के लिए एक बहुत टेंशन की बात है हम्बनटोटा को, ठीक है।
वैसे ही नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये कच्चातीवू का मैंने आपको बता ही दिया है। तब आगे, हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव डेज दिस समर। आपको भी दिख रहा होगा कि अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, गर्मी अच्छी खासी आ गई है, ठीक है। ये उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, पर हम ये न्यूज़ क्या है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एग्जाम के रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल नीनो इवेंट होता है एक, ठीक है, ये अल नीनो इवेंट होता है एक ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है ये, जिसको जब हम अपनी ऐप पे या चीज़ें डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स को, ज्योग्राफी को, उसमें मैं आपको अल नीनो बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना मैं बता देता हूँ, जो अल नीनो इवेंट होता है वो कहाँ पे होता है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, टेम्परेचर का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट ऐसा कुछ होता है, जो मैं आपको डिटेल में जब क्लासेस स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तब मैं बताऊँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अल नीनो और ला नीना, इनका बहुत इफेक्ट होता है हमारे इंडिया पे, जो भी टेम्परेचर या मानसून, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक न्यूज़ है कि हीट वेव हम कब डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन। अगर टेम्परेचर किसी प्लेन वाली एरिया का एटलीस्ट 40 डिग्री हो गया है और हिली एरिया का 30 डिग्री, ठीक है, और उससे 4-5 डिग्री का अगर वेरिएंस हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं हीट वेव में। कौन डिक्लेयर करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। आपको ये चीज याद रखनी है, कौन डिक्लेयर करता है, आईएमडी डिक्लेयर करता है, ठीक है। कब डिक्लेयर करते हैं, जब आपको याद रखना है प्लेन एरिया क्या क्या है 40 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट, और हिली एरिया का 30 डिग्री, ठीक है, और 4 से 5 डिग्री का अगर वेरिएशन होता है इसमें, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है हीट वेव की तरह। और कौन डिक्लेयर करता है, आईएमडी डिक्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे आते हैं, एक बहुत अच्छा सा नो योर इंग्लिश, आई होप कि आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आती होगी। एक बहुत अच्छा सा इडियम हमें मिला है, टू पेंट द टाउन रेड, ठीक है, टू पेंट द टाउन रेड एक अच्छा सा इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, टू हैव एन इंजॉयबल एंड नॉइजी टाइम, टू कॉज सम डिस्टर्बेंस इन टाउन बाय हैविंग नो, जैसे होता है ना कि एकदम पार्टी वार्टी कर रहे हैं किसी टाउन में जाके एकदम वैसा, तो आप तो इंजॉय तो कर रहे हो बट दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इडियम क्या है, टू पेंट द टाउन रेड, अपने टाउन को लाल पेंट कर, लाल पेंट से, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एक अच्छा सा आइडियम था इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में रेलेवेंट रहेगा वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आपके सामने ही मैं पेपर वो कर रहा हूँ, ये कुछ कुछ क्विजेज हैं, मुझे लगता है कि आप लोग में आपका इंटरेस्ट कैसा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्विज में। तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से जब भी एक क्विज होगा हम उसको डिस्कस करें, आपको भी हो सकता है चीज़ें अच्छी लगें। ये देखिए ईडी फिर वही न्यूज़ में है, आपको हमेशा ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस करी हैं हमेशा न्यूज़ में रहेंगी, तो वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरली आपको न्यूज़ में रहेंगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ये मेक श्योर मैं कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के रिगार्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस समय लोकसभा इलेक्शन है, आपको पता है लोकसभा, तो अभी ज़्यादातर न्यूज़ आपको इलेक्शन से रिलेटेड ही। अब यहाँ पे आप ये देखो, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर सेवरल टॉप ऑफिशियल अपॉइंट्स स्पेशल ऑब्जर्वर्स। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक हमारे विशाल सर ने क्लास ली थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर आ जाती है, और उन्हीं पावर को यूज करते हुए इन्होंने सेवरल टॉप ऑफिशियल को ट्रांसफर किया है। बस इस न्यूज़ को बताने का मेरा यही मुद्दा था कि आपको अगर याद हो विशाल सर ने क्लास ली थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, जिसे हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। जैसे ही ये लगती है इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल पावर आ जाए, उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं जो भी बड़े ऑफिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी हम देखते हैं, चलते जाएंगे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी हम उसे डिस्कस करें। विल ऑलवेज बी अ हीरो टू मिडिल क्लास। आपको पता होगा मनमोहन सिंह, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 90 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन, आपको पता ही होगी, तब दिख गया मनमोहन, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल किसी कंट्री के पास होता है किसी एक एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया। एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से देखोगे कि अगर
15 to 64 यानी 15 साल से 64 साल के बीच के लोग की अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई किसी भी कंट्री में इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग कौन से होंगे, जो 15 से कम होंगे, 64 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, किसी भी कंट्री में अगर 15 से 64 की एज, 15 टू 64 एज के लोग अगर ज्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग, ये कह लो आपकी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड उनका अच्छा है। अगर आप प्रेजेंट इंडिया का केस देखो, इंडिया में मोर देन 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो इसके बीच का, ठीक है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बात की गई है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो अच्छा है बट उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, 15 से 64, 15 टू 64 एज की पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाए नॉन वर्किंग से, ठीक है, और जहां पे इकोनॉमिक पोटेंशियल इस एज के कारण बढ़ जाए, तो ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज। अब एक जैसे है शुगर आउटपुट बीट्स सीजनल एस्टिमेट्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कतई नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एमएसपी। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो आपने हमेशा न्यूज में सुना होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान, अभी किसानों का आंदोलन भी चल रहा था जिसमें यह था एमएसपी को लीगल स्टेटस दिया जाए। तो एमएसपी क्या होता है, 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो शुगर होता है, शुगर केन के लिए होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एमएसपी जैसा ही होता है बट उसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है और इसको जो डिसाइड करता है सीएसीपी डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब एक कमीशन होता है, ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चर करके, जो ये रिकमेंड करता है, सीएसीपी याद रखना, सीएसीपी। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर करके एक कमीशन होता है जिसको जो रिकमेंड करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है जिसको अपने प्राइम मिनिस्टर वो करते हैं, वो फिर फाइनल इस पे अप्रूवल देते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है और जो शुगर के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव। कौन कमेटी रिकमेंड करती है, कौन सी कमेटी, सीएसीपी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। क्वेश्चन हम आगे चलते हैं, तो भी इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। आपको पता होगा रशिया इस समय काफी न्यूज में, रशिया यूक्रेन का 2 साल से युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो न्यूज़ में रहता है। यूक्रेन जो है याद रखना वो भी पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर आपने सुना होगा कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सार था, जिसका 1991 के आसपास, 1990 के अराउंड हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो लगभग 16 कंट्रीज, लगभग बता रहा हूँ मैं, 16 कंट्रीज अलग अलग बनी थी, उसमें से वन ऑफ दी थी यूक्रेन। ठीक है, और आप यूक्रेन की आप ये सोचो, यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम वगैरह सब कुछ हुआ कर, ठीक है, बट इन्होंने स्वयं से ही खुद आगे बढ़ के ये बोला कि नहीं हम नहीं रखेंगे इसे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आज देखो, आज जब वॉर जैसी कंडीशन है तब उसका इंपॉर्टेंस उन्हें समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर को यूज करना सही नहीं है, ये एकदम सही है, बट न्यूक्लियर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक जो भी एनिमी कंट्री हो उसको डिटरेंस क्रिएट। अगर इंडिया आज न्यूक्लियर वेपन कंट्री है तो एक डिटरेंस है चाइना जैसी कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो यूक्रेन था पहले यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया। रशिया तेहरान है, तेहरान की कैपिटल आपको पता होगी, तेहरान है। अभी ज़्यादा कुछ, रशिया, रशिया इंटरनेशनल पेज में आप देखोगे यही चल रहा है, रशिया। आई होप कि क्रिकेट चल रहा है, आप लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे, बट हमारे लिए आईपीएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर कोई ऐसा है कि ओलंपिक्स अपना स्पोर्ट्स है, उसके नेशनल स्पोर्ट्स जैसे हॉकी में, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, इसको किसने, या फिर आईपीएल में एग्जाम के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सब, तो वो जब फाइनल में होगा तो हम, और अभी हमें ऐसा न्यूज़ में यहाँ पे तो हमारे लिए, ये मैं आगे देख रहा हूँ, जो भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी हम उसे। चलिए फ्रेंड्स, अभी आज की हमारी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने उसे कवर कर लिया है। ठीक है, और जैसे हमने आपको ये बोला था कि 2 और 3 अप्रैल, 2 और 3 अप्रैल की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे 3 अप्रैल को तो मैंने आपको लगभग चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी पेज में, न्यूज़पेपर में, मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब जैसे 2 अप्रैल कल का था, उसकी मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताता हूँ। एक तो कच्चा थी, वो हमेशा न्यूज़ में था, जो इस बार भी न्यूज़ में। ठीक है,
इसके अलावा एक है 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे था। तो आप एक चीज याद रखना, हम लोग एक ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि एग्जाम में डेज आते हैं, ठीक है, आपकी चीज पता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस भी दिन पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से हम एक जो भी उस दिन डे रहेगा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे था, ठीक है। और एक चीज और है, साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यूज में था, तो आपको इसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1954 स्टार्ट हुए थे, और ये 22 लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में उनमें दिया जाता है, प्लस 2 लैंग्वेज और है। 2 लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश और राजस्थान। ये न्यूज क्या थी इसमें? ये था कि कुछ कवि वगैरह थे जिन्होंने साहित्य अवार्ड को वापस कर, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड न्यूज में था, तो आपको याद रखना 1954 स्टार्ट हुए, 22 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस और 2 और लैंग्वेज हैं जिन्हें इंग्लिश और राजस्थानी, टोटल हो गया 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ये आपको एक नैप है, ठीक है। और जो लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट था वो 92nd अमेंडमेंट, अगर आपको याद है, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली ऐड की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको और कवर कर लूँगा। 1 तारीख की भी कुछ न्यूज़ हैं, है ना। बेसिकली अब आज से हम अपना ये पेपर स्टार्ट करेंगे, आज ये हमने आज का सेशन किया है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको डेली ऐसा डिस्कशन मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और हम ऐसे ही पेपर को ये डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, आप लोग यहाँ पे आए। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छा भी लगा होगा, और ऐसे ही पेपर का डिस्कशन होगा। और एक चीज़ ये बता दूँ कि मैं आपको चीज़ें यहीं पर याद करवा दूंगा, जैसे मैं एक चीज़ को 10 बार बोलूँगा, आपको चीज़ें याद हो जाए, और ये ऐसी चीज़ें जो हमेशा एग्जाम में रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप भी मेरे साथ साथ ऐसे पढ़ते जाओ, और पेपर और पेन लेके बैठना है। आप एक नोट्स बनाओ अपनी, जिसमें करंट अफेयर की चीज़ें आप डिस्कस करोगे, ठीक है, मतलब लिखोगे जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ईडी का मैंने बताया आपको शॉर्ट नोट्स कैसे लिखने हैं, जैसे मैं एक एग्जाम, जैसे मान लो ईडी है, ठीक है, आप ऐसे लिखो, ठीक है, आज डेट डाल लो, आज जो भी है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल की डालें ईडी। आपको कैसे नोट्स बनाने हैं? पॉइंट्स लिखो, नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, ये लिख दोगे। नेक्स्ट, कौन कौन से एक्ट को देखती है? मैंने 3 एक्ट बताए थे, याद करो। PMLA, सन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा था पेमा एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट था। ये 3 एक्ट हो गए। डायरेक्टर का कार्यकाल मैंने बताया था, पहले 2 था, भी बढ़ा के 5 तक किया जा सकता है। और मैंने क्या इसके रिगार्डिंग बताया था 1056 में, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो अब आपको नोट क्या है, एक लिखा, ये 4 ऐसे, पूरा आपको इज MR ये पूरा नहीं लिखना है, सीधे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और एग्जाम में जिससे आप क्विक रिवाइज कर सको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। अगर जैसे मैंने अमेंडमेंट की बात की, ठीक है, अमेंडमेंट मैंने डिस्कस किया था 368, तो 368 में आपको पता होना चाहिए 2 तरह के अमेंडमेंट मैंने बताए, एक स्पेशल मेजॉरिटी और एक स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। तो ये 2 मैंने ये बता दी कि सिर्फ 368 में 2 हैं। अब लाइन से आप यहाँ पे 101 को आप लिख लो GST, ठीक है, 102 यहाँ पे आप लिख लो OBC, ठीक है। ऐसे ही आप करके सिर्फ जिस्ट आपको लिखना है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ें नहीं लिखनी है, तो आपको क्या कि ऐसे नोट शॉर्ट्स होंगे और क्रिस्प होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अपना बेस्ट आज मैंने करा है। धीरे धीरे आज मेरा पहला दिन है ये ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि और अच्छी इनिशिएटिव लाऊं, जो चीज़ें न्यूज़ में रहती, जैसे एक मैप मैंने सोचा है कि आपको एक मैप जो न्यूज़ में रहे रेलेवेंट वो मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें करूंगा। आपने जैसे ये भी पढ़ा होगा, एग्जाम में आता है कि कौन सी कंट्री कैस्पियन सी को बॉर्डरिंग करती है, ठीक है। तो ऐसे भी कई न्यूज़ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी हर वो चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ऐसे ही कल भी आप आइएगा। ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आए और ऐसे ही सेशन को अटेंड करें। बहुत अच्छा सेशन होगा ये आपके लिए भी। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कल भी ऐसे ही 10 बजे स्टार्ट होगी। तो हमारी न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है, अभी तो 10 बजे ही चल रहा है हमारा डिस्कशन, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये डेली का एनालिसिस सोमवार से शनिवार टू सैटरडे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो कल भी हमारा सेशन इसी टाइम पे है, तो आप सुबह कल भी 10 बजे आइए, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आएगा,
मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो चीज़ें मैंने डिस्कस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं, चलिए।